गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग हैं डाटा हैंडलिंग का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, डाटा क्या है और डाटा को कैसे हैंडल किया जाता है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त, अगर हम डाटा की बात करें तो द फैक्ट्स और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन विच आर कलेक्टेड फॉर सम डेफिनिट पर्पसेस इज नोन एज डाटा। यानी डाटा क्या है? डाटा हमारा एक फैक्ट्स है, डाटा एक हमारा न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस है जो कि किसी खास पर्पस के लिए इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि हम बात करें दोस्त, यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे तो यहाँ पे लिया गया है कि 30 स्टूडेंट के द्वारा फॉलोइंग आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट आउट ऑफ 40 मार्क्स। यानी यहाँ 30 स्टूडेंट का मार्क्स को ये लिखा गया है जो कि एक टेस्ट में उनका मार्क्स आया है, ऑब्टेंड हुआ है, और वो आउट ऑफ 40 में से ये मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं। यूजुअली टैली मार्क्स प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इस तरह से ये हमारा एक डाटा है, एक क्या है, एक तरह का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन को किसी खास पर्पस के लिए अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उसे हम डाटा बोलते हैं। डाटा किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे क्लास में सारे हमारे स्कूल के सभी क्लास में कितने लड़के लड़कियां हैं, उनका आप एक डाटा बनाइए, ठीक है ना। उनका एक लिस्ट तैयार कीजिए, तो वही डाटा है, ठीक है ना। अगर हम बोले कि हमारे क्लास में हाइट के कितने कितने रेंज के हाइट के स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी हमारा डाटा है। यानी डाटा किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अगर हम बोले कि हमारे देश में रोज़ हर साल कितने लड़के लड़कियां पैदा हो रहे हैं, उसका आप डाटा बनाइए, तो वो भी एक डाटा है, ठीक है ना। उसका भी वही एक इन्फॉर्मेशन है। यानी कोई भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो किसी खास पर्पस के लिए हम तैयार करते हैं, वही डाटा है। और डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि उसको कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट ईजीएस्ट वे में कर सकें कि कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके, वही डाटा हैंडलिंग है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम कभी टेबल से डिनोट करते हैं, कभी उसको ग्राफ से डिनोट करते हैं, कभी उसको बार ग्राफ से करते हैं, कभी डबल बार ग्राफ से करते हैं, कभी पाई चार्ट से करते हैं, ठीक है ना। कभी हिस्टोग्राम से इसको डिनोट करते हैं, कभी हम टेबल बना के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से करते हैं, कभी ग्रुपिंग करके उसको फ्रीक्वेंसी टेबल बना के करते हैं। तो इस तरह से हम इतना ईजीएस्ट वे में समझा सके, उस डाटा को ईजीएस्ट में प्रस्तुत कर सके ताकि कोई भी व्यक्ति ईजीएस्ट वे में समझ सके, तो वही हमारा डाटा हैंडलिंग है, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे उसको हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पे जो मार्क्स लिखा हुआ है 30 स्टूडेंट्स का, आउट ऑफ 40 में से जो उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो उसका एक लिस्ट बनाया गया है। अब जैसे जैसे हमने उस लिस्ट को तैयार किया है फटाफट, उसी को बोलते हैं रॉ डाटा, ठीक है ना। यानी जिगजे हुए में जो लिखा हुआ है, जैसे हमने कलेक्ट कर लिया, तो इसको बोलते हैं दोस्त रॉ डाटा, ठीक है ना। यानी जैसे भी मिला वैसे हमने लिख लिया उसको, ठीक है। यानी इनऑर्गेनाइज्ड वे में है, ठीक है ना। और इस मार्क्स में हमने देखा कि सबसे हाईएस्ट 36 है, तो ये हमारा 36 क्या हो गया, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। यानी हमारे ऑब्जर्वेशन का ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। और सबसे लोवेस्ट वैल्यू हमें दिख रहा है कि ये 15 है, तो हम इसको बोलेंगे कि लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। यानी हमारे ऑब्जर्वेशन का सबसे लोवेस्ट वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, अब दोस्त इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज अगर कर लिया जाए तो हमारे डाटा के लिए, थोड़ा देखने के लिए हमारा इन्फॉर्मेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, अब ये इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में थोड़ा सा हम अगर लिखें तो दोस्त हमारा सबसे लोवेस्ट है 15, सबसे हाईएस्ट है 36। तो हम देखेंगे कि दोस्त, अब देखिए ये 15 है, तो 15 1 और 2 बार आया, तो हमने इसको 15 हम ऐसे लिख लिए, एक टेबल बना लिए मार्क्स, और एक टैली मार्क्स बना लिए, और एक फ्रीक्वेंसी होता है कि दोस्त कोई भी पार्टिकुलर एंट्री जितना टाइम्स आता है, ठीक है ना, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और उस तरह से हम उसको फ्रीक्वेंसी के रूप में लिख लेते हैं, ईजीएस्ट होता है हमारे लिए। जैसे अगर दोस्त हम यहाँ लिखते तो ऐसे लिखना पड़ता हमको, 15
और 15,15, तो उसके बजाय हमने 15 को 2 फ्रीक्वेंसी लिख लिया, यानी 2 टाइम्स आया है ये, ठीक है ना। ये 2 टाइम्स आया है, यानी यहाँ 15 और 15 है, यानी यहाँ 2 स्टूडेंट्स ने 15 और 15 स्कोर किया, ठीक है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट की भी बात करें तो ये 2 है, ठीक है ना। तो ये 15 लाने वाले नंबर 2 स्टूडेंट हैं, तो हमने 2 लिख लिया। 16 लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, तो 1 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, यानी 16 एक बार आया है। तो देख लीजिए ये 16 एक बार आया है, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त अगर हम 17 की बात करें तो देखिए ये 17 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी 2 टाइम्स ही है 17 हमारा ये पूरे डाटा में। तो हमने इसको ये 2 टाइम्स लिख लिया, ठीक है ना। यही इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी 17 हमें यहाँ पे 2 स्टूडेंट के द्वारा लिया गया है मार्क्स, ठीक है ना, 17 और 17। तो इसी को दोस्त फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कोई भी पर्टिकुलर एंट्री जितना टाइम्स लिखा जाता है तो उसको उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम इस तरह से फ्रीक्वेंसी के रूप में ईजीएस्ट वे में लिख लेते हैं। जैसे 18 की अगर हम बात करें दोस्त, तो ये हमारा 18 कितना बार आया है, तो 1 2 और 3। तो देखिए ये 3 टाइम्स आया है, तो हमने 18 3 स्टूडेंट ने प्राप्त किया है, ऑब्टेन किया है, तो हम इसको 3 बार लिखने के बजाय हम इसका फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 3, यानी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है। ये 2 स्टूडेंट ने लाया है, ये 1 स्टूडेंट, यहाँ 2 स्टूडेंट ने 70 मार्क्स लाए हैं, ठीक है ना। 18 3 स्टूडेंट ने लाए हैं, और इस तरह से 20 भी एक स्टूडेंट के द्वारा लाया गया है, ठीक है ना। जैसे अगर हम 20 की बात करें तो देखिए दोस्त ये 20 यहीं पे है बस, और कहीं भी नहीं है। तो इस तरह से हमने एक चार्ट तैयार कर लिया इसका, जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड डाटा। अब टैली मार्क्स का है, तो जितना फ्रीक्वेंसी लिखते हैं उसको टैली मार्क्स के रूप में ऐसे लिख लेते हैं। तो दोस्त अगर हमें 2 लिखना है तो हम इसको डबल लाइन से, 1 लिखना है तो 1, 3 लिखना है तो 1 2 3, 4 लिखना है तो 4 लाइन खींच देंगे, और 5 लिखना है तो दोस्त यहाँ 1 2 3 4 और एक ऊपर से ऐसे डंडा दे देते हैं, ठीक है ना। तो एक बंडल बन गया ये 5 का, ठीक है ना। तो इस तरह से 5, और अगर दोस्त 6 लिखना है तो इसी तरह 1 2 3 4 और एक 5 डंडा, ये 5 और एक लगा देंगे। तो इस तरह से दोस्त हम इसको ऐसे टैली मार्क्स में लिख लेते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी को हम टैली मार्क्स के रूप में ऐसे लिख लेते हैं। जैसे 2 है तो यहाँ 2 लगा दिए, ठीक है ना। तो दोस्त अगर ये 1 है तो हमने 1 लगा दिया, 2 है तो ये 2 लगा दिया, 3 1, और ये इस तरह से ये 5 है तो हमने 5, ऐसे बंडल बना लिए, और इस तरह से हम टैली मार्क्स के रूप में इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हमने लिख लिया, और फ्रीक्वेंसी को हमने टोटल कर लिया। तो चूंकि ये स्टूडेंट के द्वारा लाया गया मार्क्स है, यानी यहाँ 2 स्टूडेंट लाए हैं, यहाँ 1 स्टूडेंट, यहाँ 2 स्टूडेंट ने 70 लाया, यहाँ 3 स्टूडेंट ने लाया 18। इस तरह से यहाँ 25 नंबर लाने वाले 5 स्टूडेंट है। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका टोटल कर दिए तो ये हमारा 30 आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमने यहाँ भी देख लिया कि ये 30 स्टूडेंट का है हमारा चार्ट, ये हमारा 30 स्टूडेंट का है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हमने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इस तरह से लिख लिया कि कोई भी व्यक्ति आराम से इस इंफॉर्मेशन से समझ सकता है कि हाँ कितने नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट है, ठीक है ना। ओके, तो दोस्त जैसा कि हमने फ्रीक्वेंसी का बात कर लिया कि फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर एंट्री ओकर्स। कोई भी पर्टिकुलर एंट्री जितना टाइम्स आता है वह उसका फ्रीक्वेंसी होता है। अगर 15 5 टाइम्स आ रहा है, अगर 15 दोस्त, अगर मान लीजिए 15 इंटू 15, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, अगर ये 5 टाइम्स आ रहा है तो हम इसको लिख लेंगे कि 15 हमारा कितना टाइम्स आया, इसका फ्रीक्वेंसी 5 है, ठीक है ना। तो कोई भी पर्टिकुलर एंट्री जितना टाइम्स आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में बात किया था कि जैसे मान लीजिए ये 35 है तो ये हमारा कितना बार आया है, तो ये 3 टाइम्स आया है। 30 हमारा 6 टाइम्स आया तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है ना। यानी ये 36 बार आया होगा, ठीक है ना, 3 4 5 6, ठीक है ना। ये 2 4 2 6, ठीक है। तो इस तरह से 30 ये इतना बार आया होगा, तो इतना लिखने के बजाय हम इसको 6 लिख लेंगे,
तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हम इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब बात करें डाटा, देखिए डाटा कैन बी अरेंज्ड एंड प्रेजेंटेड बाय ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है ना। तो देखिए हमारा डाटा यहाँ छोटा है, स्मॉल है, तो ठीक है हमने एक टेबल बना लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, इतना से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन दोस्त कभी कभी क्या होता है ना कि डाटा हमारा बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, तो काफ़ी बड़ा होता है, तो इस तरह से इसको बनाना भी काफ़ी कठिन हो जाता है, ठीक है ना, और उसे हमें ऑब्जर्व करना भी कठिन हो जाता है। तो इसलिए हम इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं, ग्रुप में इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से दोस्त हम जैसे अगर इसका ग्रुपिंग बना लें तो उसी को बोलते हैं हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर हम दोस्त ग्रुपिंग कर लें इसका, तो 15 से जैसे अगर हम 20 कर लें, 20 से 25 कर लें, 25 से 30 कर लें, 30 से 35 कर लें, और 35 से 40 कर लें, ठीक है ना, क्योंकि ये लास्ट हमारा ऑब्टेन मार्क्स है 36, तो हमने 40 तक कर लिया। हर का इंटरवल हम यहाँ सेम रखेंगे। जैसे अगर यहाँ हमने 5 का रखा इंटरवल, तो इसी को बोलेंगे हम क्लास इंटरवल, ठीक है ना, और इसको हम बोलेंगे दोस्त क्लास। तो हमने एक क्लास बनाया, ग्रुप बनाया, ठीक है ना, उसी ग्रुप को हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो ये हमारा ये क्लास इंटरवल हो गया। और जिसमें 15 को हम बोलेंगे कि लोअर क्लास लिमिट, ठीक है ना, इसको हम दोस्त बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट, इसको बोलेंगे अपर क्लास लिमिट, ठीक है ना, अपर क्लास लिमिट। और दोनों का जो बीच है वही हमारा क्या है, क्लास साइज, ठीक है ना। तो दोस्त इसको क्लास साइज, तो जैसे ये 5 है, तो ये 15 से 20 यानी 15 से 20 तक का हमारा साइज है 5 का, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे क्लास साइज, ठीक है ना। और ये हमारा अपर क्लास लिमिट हो गया, ये हमारा लोअर क्लास लिमिट हो गया। अब इसमें हम मार्क्स भी रखते हैं, तो देखिए मोर देन 15 एंड मोर देन 15 इसमें लेंगे, और बट लेस देन 20 यानी 20 वाला मार्क्स हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना, 20 से लेस देन ही रहेगा इस ग्रुप में। तो इस तरह से हम उसको लिखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो दोस्त हम यहाँ लेंगे नंबर 20 एंड मोर देन 20, लेकिन लेस देन 25। अब 25 वाला इसमें आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसमें कोई भी नंबर को लिख लेते हैं, इसमें हम अभी देखेंगे। तो अभी हमें ये जानना है कि ये हमारा लोअर क्लास लिमिट हो गया ये वाला, और ये हमारा अपर क्लास लिमिट हो गया, और बीच का जितना हम गैपिंग का ले रहे हैं वो हमारा क्लास साइज हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको ग्रुपिंग के रूप में लिख लेंगे। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अभी देखिए। तो हमने इसका ग्रुपिंग बना लिया एक, तो देखिए हमने बना लिया था 25 से 30, और यहाँ से लिखा था 15 से 20, 20 से 25, और 25 से 30, 30 से 35 हमने ग्रुपिंग कर लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे दोस्त कि देखिए अब 15 से 20, तो ये पार्ट को यहाँ तक यानी 20 को तो लेना नहीं है, तो हमें 18 तक ले लेना है, ठीक है ना। तो यानी हम ले लेंगे ये पार्ट। तो दोस्त अब हम देखिए इस ग्रुप में हम ले लेंगे 20 छोड़ देंगे, ठीक है ना, इसको छोड़ देंगे, यानी हम 18 तक ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा 3 2 5 3 8, तो ये 8 हो गया हमारा, ठीक है ना। इसी तरह से ये हमारा 8 हो गया। 20 से 25, तो यानी 20 से लेके, और 25 तो होगा नहीं तो हमारा यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 से 25 ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 1 लिख लिया, ये 1। अब दोस्त हमें लेना है 25 से 30, यानी 25 से एबव 25 एंड मोर देन 25, बट लेस देन 30, यानी 30 इंक्लूड ये नहीं होगा, तो यानी 25 से लेके 28 तक, ठीक है ना, 28 तक। तो ये दोस्त हम इसको लिख लेंगे इस तरह से, 3 1 4 5 9, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और 30 से 35, तो अगर इसकी बात करें तो ये 35 तो होगा नहीं, लेस देन 35 है, और यहाँ 30 एंड मोर देन 30, ठीक है ना। तो इससे लेंगे तो यानी 30 एक ही आएगा इसमें, तो ये 6 हो जाएगा। और इस तरह से दोस्त अगर हम 35 40 की बात करें तो इसमें हमारा ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 3 6, तो यानी ये भी 6। तो कहने का मतलब हमने इसको ग्रुपिंग कर लिया, एक ग्रुपिंग। अब हमारा डाटा थोड़ा छोटा हो गया इससे, और इस तरह से हम इसको इस तरह से लिख लेंगे
देखिए 81966, तो देखिए 819 हमने इसी को लिख लिया 81966। अब इसको हम ऐसे लिख लिए। देखिए अब इसको हम क्लास इंटरवल्स के रूप में वही लिख लिए, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, 81966। इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी को जो हमने यहाँ पे किया है काम, जैसे ये वाला ये पार्ट हमने इसको लिख लिया, जो ये हमने यहाँ पे ऐड करके लिखा है फ्रीक्वेंसी को। तो इस तरह से दोस्त हमने इसको बना लिया। अब दोस्त इसमें टैली मार्क्स, अब जैसे 8 है तो हमने 5 का एक बंडल बना लिया और 3 बच गया तो 1 2 3 हमने बना लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से टैली मार्क्स लिख लेते हैं। 1 का 1 हो गया, 9 है तो 5 का बंडल और ये 4 लाइन लगा दिए। ये 6 है तो 5 का बंडल एक लगा दिए तो 6 हो गया हमारा। तो टैली मार्क्स में हम लिख लेते हैं ताकि हमें दोनों में कंपैरिजन करने में इजी रहता है, ठीक है ना। हम देख लेते हैं 8 लिखा हुआ है, 8 सही है, ठीक है ना। 1 1 9 तो 9, मतलब अगर कोई डिफरेंसेज आए तो फिर हम उसको चेक कर लें, ठीक है ना, इसीलिए इसको बनाया गया है। ओके, अब दोस्त अगर हम बात करें कि देखिए अब हम अगर बात करें दोस्त इसके बारे में, हम लोगों ने अभी देख लिया कि ये जो ये क्लास इंटरवल जैसा हमने एक ले लिया, ठीक है ना, क्लास इंटरवल। तो ये 15 से 20 है तो इसको हम बोलते हैं लोअर क्लास, अभी हमने बात किया लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट है, और दोनों का जो डिफरेंस है वही क्लास साइज होता है, ठीक है ना। यानी हमने 5 का गैप ले लिया हर जगह हमने 5 का गैप लिया है, तो इसको बोलेंगे दोस्त क्लास साइज, ठीक है ना। यानी 40 में से 35 तो 5, तो हर जगह हमने बराबर इंटरवल का ले लिया है। तो हमने ग्रुपिंग इस तरह से किया है कि उनका इंटरवल हर का सेम है हर जगह, तो हमें बोलेंगे उसको क्लास साइज, ठीक है ना। अच्छा, और दोस्त ये हमने देख लिया। अच्छा, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट तो वही क्लास साइज हो गया, ठीक है ना। यानी 20 में से हम 15 माइनस कर लिए हैं, 25 से 20 कर लिए हैं, तो हमारा क्लास साइज हो गया। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, अभी हमने ऊपर बात किया था कि 36 है और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन 15 है, और अगर दोनों को हम माइनस कर लें, यानी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दोस्त रेंज, ठीक है ना। तो ये हमें आगे पढ़ना है, लेकिन अभी से समझ लीजिए कि रेंज क्या होता है। यानी जो सबसे हाईएस्ट हमने जो ऑब्जर्वेशन किया और सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू का जो ऑब्जर्वेशन मिला, और दोनों का जो डिफरेंस होता है वही उसका रेंज होता है, ठीक है ना। अब दोस्त हमने डाटा को तो 2 टेबल से हमने समझ लिया। तो एक हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से देखा, जो ऊपर हमने अभी इसको बनाया है, ये वाला, ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और इसको हमने एक ग्रुपिंग के रूप में लिख लिया, ग्रुपिंग कर लिया उसका, तो हम इसको बोलेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको बोलेंगे। और इसी मेथड को बोलेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लिए। अब डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। यानी बार ग्राफ से भी हम डाटा को ईजीएस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बार ग्राफ में बार्स मतलब रेक्टेंगुलर शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का, तो इसको हम बार बोलते हैं, ठीक है ना। ये बार है सारे, ठीक है। तो इसको बार, इसके द्वारा भी हम ईजीएस्ट वे में इसको किसी भी डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एकेडमिक ईयर्स को ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो एकेडमिक ईयर को जैसा कि हॉरिजॉन्टल ये लाइन है हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस पर रिप्रेजेंट किया गया है, और ये वर्टिकल लाइन है हमारा OI, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा वर्टिकल लाइन है, तो इस पर हमने शो कर दिया कि इसको, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 के नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने ये वर्टिकल लाइन पे डिनोट कर दिया। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 2003-04 में क्लास 8 में कितने स्टूडेंट थे। तो देखिए ये हमारा बार ग्राफ, ये हाइट क्या बता रहा है, ऊपर तक जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, तो उसका वैल्यू जहाँ तक दे रहा है यानी 100, तो 100 तक जाएगा, तो ये 100 को बता रहा है, तो ये हाइट उसको वैल्यू को बता रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी बार से हम ये समझ सकते हैं कि 2003-04 में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8 के कितने विद्यार्थी थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त अगर हम बोले 2004-05 में क्लास 8 में कितने स्टूडेंट थे,
तो दोस्त इसका हमारा हाइट ये बता रहा है कि ये 200, ठीक है ना, तो ये हमारा 200 हो जाएगा। तो ये इससे इन्फॉर्मेशन देखिए कितना ईजीएस्ट वे में हमें मिल रहा है, ठीक है ना। 2005-6 में क्लास 8 में कितने स्टूडेंट थे, तो इसका बार ग्राफ जब ऊपर तक जाएगा तो कहाँ तक दी जाएगा, 250 तक जा रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ 250 स्टूडेंट, तो देखिए कितना ईजीएस्ट वे में हमें पता चल जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त 2006-7 में कितने स्टूडेंट थे, तो ये 300, क्योंकि इसका हाइट कहाँ तक गया है 3, तो इसलिए इसके देखिए इसके एकदम पैरेलल है, ठीक है ना, बिल्कुल इसके सामने है। तो इस तरह से हम उसका बार का हाइट खींच लेते हैं, यानी बार का हाइट वो बता रहा है कि उसके रेस्पेक्टिव कितना वैल्यू है, ठीक है ना। और इसका देखिए अगर 2007-8 की बात करें तो कितने स्टूडेंट थे दोस्त, तो 350, ठीक है ना। तो इस तरह से 350। तो देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन कितना ईजीएस्ट वे में हम देख के आराम से जितना जल्दी बता सकें इसको, तो इसी से हम बोलते हैं इसको बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, यानी इनका विड्थ हो जाता है वो हर जगह यूनिफॉर्म रहेगा, हर जगह बराबर रहेगा, ठीक है ना। एंड देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू, और उनका हाइट क्या होगा, उनके वैल्यू के रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना वो वैल्यू उनको चाहिए उतना उसका हाइट रहेगा, ठीक है ना। ये हाइट बता रहा है, तो इस तरह से इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम अगर सवाल की बात करें तो देखिए ग्राफ देख के हमें पता चल रहा है, तो इसका अगर क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, इस बार ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इस बार ग्राफ के हेल्प से हम यही देख रहे हैं कि डिफरेंट एकेडमिक ईयर में क्लास 8 में कितने कितने स्टूडेंट थे, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in class 8 in different academic years, ठीक है ना। डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स में क्या क्या स्टूडेंट का नंबर था क्लास 8 में, तो उसका ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन विच ईयर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, किसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंक्रीज हुआ। तो देखिए अब इंक्रीज की बात आती है, तो देखिए बेटा अगर 2004-5 में और 2003-4 में अगर हम कंपैरिजन करें दोस्तों, यहाँ से 100 का इंक्रीज दिख रहा है यहाँ पे हमें, ठीक है ना। अगर 2004-5 से लेकर 2005-6 या 2 एकेडमिक ईयर के बीच में ये हमारा 50 का इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे दोस्त 50 का इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे दोस्त हमें 50 का इंक्रीज दिख रहा है। तो देखिए इन दोनों एकेडमिक ईयर के बीच में मात्र 50 का हो रहा है, देखिए ये 50 का हो रहा है इस एकेडमिक और ये इसमें 50 का हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज दोस्त इसके बीच में हो रहा है, ठीक है ना। यानी 2004-5 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, यानी 100 स्टूडेंट बढ़ गए, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन को हमें ध्यान से देखना है कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम दोस्त इसको बना लेंगे। अब देखिए अब बोल रहा है हमारा उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन विच ईयर इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, किस ईयर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का नंबर है। तो ये हमारा बार ग्राफ ही बता रहा है कि सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त सबसे ज़्यादा नंबर हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इसका आंसर लिख लेंगे कि 2007 और 8 में, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि ट्रू फॉल्स बताइए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003-4। तो हमें क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना है, ठीक है ना। यानी 2003-4 यानी इसकी बात कर रहा है, और 2005-6 यानी इसकी बात कर रहा है, यानी इन दोनों का कंपेरिजन हमें करना है, इसका और इसका। तो ये बोल रहा है कि इसमें इसका ट्वाइस है स्टूडेंट, यानी 100 है तो यहाँ 200 होना चाहिए, लेकिन दोस्त यहाँ तो 250 दिख रहा है, तो इसलिए ये हमारा ये फॉल्स है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये बोल रहा है वेदर ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम तो देखिए बार ग्राफ से कोई भी इंफॉर्मेशन कितना ईजीएस्ट वे में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय बार ग्राफ, ठीक है ना। इसको बार ग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त अगर डबल बार ग्राफ की बात करें तो देखिए ये हमारे ये डबल बार ग्राफ है,
तो इससे भी हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डाटा को शो करते हैं ईजीएस्ट वे में। यहाँ दो इन्फॉर्मेशन, वहाँ हमने एक इन्फॉर्मेशन लिया था। तो सिंगल बार ग्राफ यानी एक बार ग्राफ यानी सिंगल बार ग्राफ से हमने एक इन्फॉर्मेशन को लिया था। उसी तरह से डबल बार ग्राफ में दोस्त ये हमारा डबल बार ग्राफ है, तो यहाँ दो इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है ना। तो देखिए हर जगह जैसे 2005-06 एकेडमी ईयर की बात कर रहे हैं देखिए, अब देखिए तो इसमें ये इंडिकेशन रहता है, डबल बार ग्राफ में एक इंडिकेट किया जाता है कि भाई मैंने ये जो बार बनाया है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा वाइट वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2005-06 एकेडमिक ईयर में, ठीक है ना, मैथ में। अब देखिए मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, तो अब ये हमारा देखिए जैसे 0 है तो ये एक हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट को दिखाया गया है, ठीक है ना। तो हमने हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, और वो वाई एक्सिस पर हमने दिखा दिया मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट के द्वारा ये ऑब्टेन किया मार्क्स है, ठीक है ना। यानी एवरेज मार्क्स की बात करें तो ये इस पर दिखाया गया है, ठीक है ना, कि एक स्टूडेंट के द्वारा। अब ये डिफरेंट अब देखिए हॉरिजॉन्टल पे क्या दिखाया गया है, डिफरेंट सब्जेक्ट दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें यहाँ डबल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, यानी एक वाइट यानी ये 2 एकेडमिक ईयर का कंपैरिजन किया गया है, ठीक है ना। यहाँ क्या ना, जैसे मैथ में अगर हम बात करें कि एक स्टूडेंट के द्वारा 2005-06 में 30 मार्क्स आया, ठीक है ना, और उसके नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में उसका मार्क्स कितना हो गया, 60 आ गया। तो देखिए कितना इम्प्रूव हो रहा है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इम्प्रूविंग यहाँ दिख रहा है 30 का, ठीक है ना। यानी 2005-06 में एक स्टूडेंट के द्वारा लाया गया मार्क्स अगर 30 था तो उसके नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में वो 60 आ गया, यानी काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ दिख रहा है 30 का। जबकि यहाँ अगर दोस्त बात करें तो सोशल साइंस में ये 2005-06 में एक स्टूडेंट के द्वारा 50 मार्क्स आया था, जबकि दूसरे के द्वारा देखिए अगर हम इसके सामने अगर ये लाइन ड्रॉ करें तो दोस्त हम 55 ये 55 बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ 55 दोनों के बीच में, तो इस तरह से तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 का ही इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे दोस्त 30 का इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, यानी सबसे ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यानी यहाँ तो खैर इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है और यहाँ तो बराबर ही रहा, तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें यहाँ दिख रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके सामने दोस्त अगर हम बोलें तो ये हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 45 मान सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हमारा 45 है और ये हमारा 50 है, और इसी तरह से ये हमारा 50 हो जाएगा, ये 45 और ये हमारा दोस्त ये 60 और ये 60, मतलब इसके सामने वाला वैल्यू हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से तो दोस्त हमने इस डाटा को देखने से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि मैथ में एक स्टूडेंट ने 2005-06 में 30 मार्क्स लाया तो 2006-07 में 60 लाया। अच्छा, सोशल साइंस में 50 लाया अगर 2005-06 में, तो 2006-07 में 55 लाया। उसी तरह अगर साइंस की बात करें तो साइंस में दोस्त 2005-06 में 45 लाया तो 6-7 में 50 लाया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम, और यहाँ तो 50 था 2005-06 में और 6-7 में तो उसका मार्क्स गिर गया, यानी 50 से 45 हो गया। और हिंदी की बात करें दोस्त तो ये 2005-06 में 60 था और 6-7 में भी वही था, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो ये एट पार रहा, ठीक है ना, सेम रहा। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन मिला और इसके आधार पर हम आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ, ये डबल बार ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो दोस्त डबल बार ग्राफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन 2 एकेडमिक ईयर इन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट में 2 एकेडमिक ईयर्स में
क्या क्या मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ उसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब दोस्त अगर हम बात करें सेकेंड की, तो इन विच सब्जेक्ट है द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में हुआ। तो दोस्त हम यहाँ क्लियर देख रहे हैं कि मैथ में 30 हुआ है, ठीक है ना। 30 से 60 पर पहुँच गया नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जबकि यहाँ केवल 5 का हुआ है, यहाँ भी दोस्त 5 का हुआ है, पर यहाँ तो 5 का लॉस हो गया, ठीक है ना। 5 डाउन ही हो गया नंबर, यानी इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है। और यहाँ पे दोस्त सेम रहा, ठीक है ना। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा किस में हुआ है दोस्त, यहाँ लिख लेंगे मैथ, ठीक है ना। अगर दोस्त हम इसके बाद बात करें, इन विच सब्जेक्ट है द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड, किस में सबसे ज़्यादा डिटेरियोरेट हुआ यानी कम हुआ, ठीक है ना। तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो किस में हुआ, तो इंग्लिश में, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ इंग्लिश में। और इसकी बात करें, इन विच सब्जेक्ट इज़ द परफॉर्मेंस एट द पार, और किस में सेम रहा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, मतलब सेम का सेम रहा। तो ये दोस्त हमारा हिंदी। तो इस तरह से हम डाटा को इजीएस्ट वे में रिप्रेजेंट बार ग्राफ से, डबल बार ग्राफ से डबल इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक दोस्त आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि हिस्टोग्राम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बार ग्राफ। ये स्पेशल टाइप का बार ग्राफ होता है इन विच द क्लास इंटरवल्स आर शोन, जिसमें क्लास इंटरवल को दिखाया गया है, यानी यहाँ क्लास इंटरवल की बात की जाती है, ठीक है ना। ये सिंगल वैल्यू नहीं देता है, ये क्लास इंटरवल का वैल्यू देता है, ठीक है ना। तो शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द हाइट ऑफ द बार्स कॉरेस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर हिस्टोग्राम की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है ओ वाई, और ये हॉरिजॉन्टल पर क्लास इंटरवल को दिखाया गया है, ग्रुप्ड को, ठीक है ना। जो हम ग्रुप बनाए थे उसको दिखाया जाता है, यानी क्लास इंटरवल को दिखाया गया है। तो जिसमें लिखा हुआ है एज इन ईयर्स, यानी इसका मतलब ये होता है कि 20 से लेके 25। इसकी बात करें तो दोस्त 25 से लेके 30 तक, यानी यहाँ एक लिमिट की बात कर रहा है, ठीक है ना। एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट की बात कर रहा है हर जगह, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये इसमें बार्स आपस में सटे होते हैं, कोई गैपिंग नहीं रहता है, ठीक है ना। तो चूंकि इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट से दोनों कनेक्टेड रहते हैं, यानी 30 से 35 इसकी बात करें, 35 से 40 तक, और ये 40 से 45 और 45 से 50। तो इस तरह से ये क्लास इंटरवल को ये OX यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वर्टिकल एक्सिस पर उसके फ्रीक्वेंसी को हम बताते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ टीचर्स, तो इसमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पे टीचर्स का नंबर है OY, ठीक है ना। अगर इसको वो बोलें तो OY एक्सिस पे, ठीक है। और हम बोलें कि दोस्त टीचर्स का एज 20 से लेके 25 ईयर्स तक कितने टीचर्स हैं, तो ये हमारा बार ग्राफ का हाइट, ये उसके करस्पॉन्डेंस वैल्यू को बता रहे हैं, यानी 4, ठीक है ना। यानी 4 टीचर्स का एज क्या है, 20 से लेके 25 तक। अगर हम बोलें दोस्त कि 25 से 30 तक का ईयर्स का एज का कितने टीचर हैं, तो हमारा ये बार ग्राफ का हाइट ये बता रहा है कि 5 टीचर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसके सामने क्या आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है, इसके सामने हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है ना। 30 से 35 ईयर्स तक के उम्र के कितने टीचर्स हैं, तो 6 हैं। अगर हम बोले 35 से 40 ईयर्स के बीच में कितने टीचर्स हैं, तो ये 3 है, देखिए 3 के सामने है ये हमारा। और अगर इसकी बात करें 40 से 45, तो ये हमारे 2 टीचर्स हैं। तो इस तरह से दोस्त हम इसको शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 टीचर्स। और 45 से 50 की बात करें तो ये दोस्त 5 टीचर, यानी इसका हाइट बता रहा है ये 5 टीचर। अब इसके देखिए इन्फॉर्मेशन से हम, अब इसका चूँकि इसी को बोलते हैं हिस्टोग्राम, इसमें चूँकि सारे बार आपस में चिपके रहते हैं, कोई गैपिंग नहीं रहता है। अच्छा, एक जिगजैग यहाँ पे लाइन दिखाया जाता है ऐसे, ठीक है ना, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। तो यानी हम 0 से 20 तक का माने एज को नहीं ले रहे हैं, हम 20 से शुरू कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको एक कर्व लाइन से ऐसे डिनोट कर देते हैं, जिसको जैग्ड लाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इसका क्वेश्चन की बात करें
तो हाउ मैनी टीचर्स आर ऑफ एज ऑफ 45 ईयर्स और मोर बट लेस देन 50 और लेस देन 50। तो यहाँ तो यही ग्रुप बता रहा है कि 45 और 45 से मोर एज है लेकिन 50 से लेस है। तो हमारे यहाँ कितना आंसर हो जाएगा? 5 हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे। ठीक है ना। तो हम देखिए अब ये हमारा 5 लिख लेंगे, 5 टीचर्स। अगर दोस्त इसकी बात करें हाउ मैनी टीचर्स एज ऑफ लेस देन 35 ईयर्स, तो 35 ईयर्स से कम, तो कम कितने टीचर्स हैं 35 ईयर्स से कम के? तो देखिए ये सारे आ जाएंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सब आ जाएगा ये पूरा। ठीक है ना। यहाँ से लेके 35 से लेके मतलब यहाँ से लेके यहाँ पूरा आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 6, 5, 4, तो 10, 5, 15, तो यानी 15। तो इस तरह से दोस्त हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4, देखिए 4 + 5 + 6, तो ये हमारा 15 टीचर्स। तो इस तरह से देखिए कितना इजी है कि हम इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं दोस्त। तो इस तरह से दोस्त हमने देख लिया कि डाटा क्या है और डाटा को ईजीएस्ट वे में कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। तो इसमें हम लोगों ने देखा सिंगल बार ग्राफ से भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, डबल बार ग्राफ से भी दिया जाता है, और एक हमने हिस्टोग्राम के भी बात किया था। अभी ये हिस्टोग्राम है जैसे, तो हम इसको हिस्टोग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर हमारा डाटा छोटा है तो हम उसको एक टेबल के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और थोड़ा अगर डाटा बड़ा है तो हम उसको ग्रुपिंग करके ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से भी शो कर सकते हैं। और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम ये हिस्टोग्राम को भी बता सकते हैं। जबकि अगर हमारा डाटा छोटा है तो यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम बार ग्राफ से भी डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।